ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक रे ऑफ लाइट है, ऐसे बेंड हो जाती है, ये हमारे पास नॉर्मल होता है, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो हमने यहाँ तक का पॉइंट तो पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? सबसे पहला लॉ ये है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, लाई ऑन द सेम प्लेन। और सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन में तो ये था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तुम खुद सोचो ना, अगर ये दोनों ऐसी लाइनें होती, मतलब ये ऐसी लाइनें होती, तब तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कह करके ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते। बट ये लाइन ऐसी नहीं है ना, ये लाइन कुछ इस तरीके से है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इसमें ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए रिफ्लेक्शन में ये वाला रूल नहीं चलता, सेकेंड वाला ये वाला लॉ नहीं चलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो लॉ चलता है यहाँ पर वो एक चलता है जो तुमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि द साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ एंगल आर विल गिव अ कांस्टेंट वैल्यू, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी इसके बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ना है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं या तो म्यू से या फिर एन से। वो आपके स्कूल में जिससे करवाया होगा आप उससे कर सकते हो, या तो म्यू से कर सकते हो या तो एन से कर सकते हो। तो पहला लॉ ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो सारे के सारे एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करते हैं। तो है, सही बात है। इंसिडेंट रे यहीं पर गिर रही है, रिफ्रैक्टेड रे भाई यहीं से शुरू हो रही है, नॉर्मल भी, तो ये सारे के सारे इसी लाइन के ऊपर तो गिर रहे हैं। तो पहला लॉ तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा लॉ ये बोलता है कि जब आप एंगल आई और एंगल आर के साइन का रेशो निकालोगे तो एक वैल्यू आएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, 1 2 3 4 ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी। उस कांस्टेंट वैल्यू का जो नाम होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको हम लोग म्यू से या फिर एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, साइन की वैल्यू तो तुम लोगों को पता ही होगी। यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं, पॉज करो, नोट करो, और फिर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। फिर तुम्हें बताऊंगी कि है क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस चिड़िया का नाम है। तो साइन की वैल्यू तो मुझे भी ढंग से नहीं याद है, तुम्ही को अच्छे से याद होगी। तो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। बस ये, इसके अलावा वैल्यू गिवन रहेगी, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। तो और ये साइन होता है, तो क्या कैसे पढ़ते थे बचपन में? 0 1/2 1/√2 √3/2 1। मैं तो ऐसे ही पढ़ती थी, मुझे और कोई तरीका नहीं पता। तो ये साइन की वैल्यू है। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। और साइन 180 अगर भी आ जाता है, वैसे नहीं आता, तो वो क्या होता है -1। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे रूम के अंदर कोई चिड़िया घुस गई, रुको जरा। ओके, सो एक हमारे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे डाल दूंगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ लाइट इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है? 30 डिग्री। वेयर एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 60 डिग्री। वेयर एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 60 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हमें एन या फिर म्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 मार्क का आता है ये। तो हमको पता है कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। साइन आई की जगह क्या आ जाएगा? 30। साइन आर की जगह क्या आ जाएगा? 60 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन 30 कितना होता है? 1.2, वो 1/2। और साइन 60 कितना होता है? √3/2।
अब तो इतनी तो मैथ्स तुम लोग सॉल्व कर ही सकते हो, ये तो बेसिक मैथ्स है। ये दोनों इधर आ जाएंगे, ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो क्या बनेगा 1/2 इंटू √3। तो 1/√3, √3 की वैल्यू पुट कर लेना। और √3 की वैल्यू क्या, तुम लोग इसको रैशनलाइज भी तो कर सकते हो, इतनी मैथ्स तो मुझे भी आती है। √3 डिनोमिनेटर को रूट में नहीं रहने देते शायद। और क्या कर रही हूँ मैं किचड़ पिचड़ यहीं पर। चलो अब √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू म्यू। तो जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.57। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब क्वेश्चन आता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो लाइट की जो स्पीड है वो इतने गुना हो जाती है। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है? उसके लिए हम आगे देखते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, अब एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आज का लेक्चर तो इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारी हमने बेसिक चीज़ें कवर अप करनी है। फिर मैं अब कल से स्पीड बढ़ानी स्टार्ट कर दूंगी। कल मैं पूरे रे डायग्राम तुम्हें बता दूंगी। शायद से कल मैं तुम्हें दोनों लेंसेज के रे डायग्राम बता दूं। फिर उसके बाद सैटरडे आ जाएगा और सैटरडे में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, वैसे ही जैसे पिछली बार करा था। फिर हमारा ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2-3 दिन का लेक्चर है, फिर ये चैप्टर ख़त्म। तो मैं बताती हूँ मैं तुम्हें क्या कह रही थी। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, the refractive index of diamond is 2.42 but बच्चों, तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? ठीक है, ये है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो बहुत ध्यान से समझना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? तो दिमाग लगाओ, इसने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, इसका मतलब ये हुआ कि जो रे ऑफ लाइट है वो वैक्यूम से, खाली जगह से कहाँ पे जा रही है, डायमंड में जा रही है। अपने आप अज्यूम करना है। अगर यहाँ पे पूछा होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लासेस, इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो वैक्यूम मतलब खाली जगह, एयर भी लिख सकते हो, वहां से कहाँ पे जा रही है, ग्लास में जा रही है। अगर लिखा होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो वैक्यूम से कहाँ पे जा रही है, वाटर में जा रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो वैक्यूम से डायमंड में जा रही है। अब तुम खुद ये दिमाग लगाओ कि जो वैक्यूम होता है वो क्या है, वो तो खाली जगह है। वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल्स ही नहीं होते, तो उसका मतलब वैक्यूम एक रेयरर मीडियम होगा कि डेंसर मीडियम होगा? एक रेयरर मीडियम होगा, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स होते ही नहीं, तो वैक्यूम इज अ रेयरर मीडियम। और जो डायमंड है उसके पार्टिकल्स तो बहुत पास पास होते हैं, तो जो डायमंड है वो कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है अगर वो वैक्यूम से डायमंड में जाती है तो उसकी स्पीड 2.42 टाइम्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब अगर लाइट की स्पीड पहले थी 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो अब उस लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁶ डिवाइडेड बाय 2.42, इतनी कम हो जाएगी। सोचो, इसको कट फट करके 1 पॉइंट समथिंग करके आंसर आएगा। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ। अब आपको एक छोटा सा तरीका याद रखना है। मैंने एक तुम्हें फास्ट रूल बताया था, मैं वो अब दोबारा समझा रही हूँ कि क्या है वो देखो। एक और चीज ध्यान देनी है कि अगर, अब देखो ध्यान से समझना, अगर ऊपर रेयरर मीडियम है नीचे डेंसर मीडियम है तो रे ऑफ, और ये नॉर्मल है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ठीक है, और अगर ऊपर डेंसर मीडियम है नीचे रेयरर मीडियम है, उल्टा कर दिया इसका, तो जो रे ऑफ, और ये नॉर्मल है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। अब इस चीज को कैसे याद रखें, तो बहुत ही मुश्किल चीज है।
तो आपको उसमें एक रूल याद रखना है, जिस रूल का नाम है फास्ट। जिस रूल का नाम है फास्ट। देखो फास्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। फास्ट में F का मतलब हुआ फास्ट, A का मतलब हुआ अवे, S का मतलब हुआ स्लो और T का मतलब हुआ टूवर्ड्स। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ? इस चीज का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट की स्पीड क्या है, फास्ट है, बहुत तेज भाग रही है, तो वो नॉर्मल से क्या चली जाएगी, अवे चली जाएगी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास है यहाँ पर ग्लास और यहाँ पर मेरे पास है एयर। तो एक रे ऑफ लाइट थी, वो ग्लास से कहाँ पे जा रही है, एयर पे जा रही है। अब दिमाग लगाओ, ग्लास और एयर में कौन सा रेयर मीडियम है, एयर। अब इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास में तो मॉलिक्यूल्स पास पास थे, एयर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो लाइट की स्पीड फास्ट हो जाएगी ना। तो जब लाइट की स्पीड फास्ट हो जाएगी तो वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे। तो इसका रे डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर है स्लो और टूवर्ड्स। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर एयर है नीचे ग्लास है, ऊपर एयर है नीचे ग्लास है और ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास में जा रही है। तो दिमाग लगाओ, एयर के पार्टिकल्स तो दूर दूर होते हैं, ग्लास के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर में तो लाइट की स्पीड तेज होगी, लेकिन क्योंकि ग्लास में पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। और लाइट की स्पीड जब स्लो होगी तो वो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो उसका रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आज आप यहाँ तक की प्रैक्टिस करोगे। शायद मैं आज एक और वीडियो तुमको दूं रात के टाइम पे, या फिर कल एक और वीडियो दूंगी और उसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एयर और वैक्यूम में फर्क है। एयर में तो थोड़े बहुत हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। वैक्यूम वो पार्ट हुआ जहां पर कुछ भी नहीं होता, जो बिल्कुल एम्प्टी होता है। अब वो तुम्हारे स्कूल वालों पे डिपेंड है, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक्स पे डिपेंड है कि उन्होंने वैक्यूम और एयर को अलग कर रखा है या नहीं कर रखा है, कि दोनों को एक ही मान के चल रहे हैं। हम भी वैसे ही करेंगे, बट इन एक्चुअल एयर अलग चीज होती है, वैक्यूम अलग चीज होती है। यहाँ तक जो भी समझ में नहीं आया होगा वो डाउट में पूछ लेना, स्किप मत करना है, टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बाय।